खा रहे हैं। टमाटर भी यहाँ पर 100 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंचा हुआ है। लेकिन फिलहाल आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आप सब्जियों के दाम यहाँ पर देख लीजिए। कीमतें अब लगातार बढ़ रही है। त्योहारी सीजन है, नवरात्रों में कई बार हमने देखा है कि कीमतें बढ़ जाती हैं लेकिन उसके बाद कंट्रोल में भी आ जाती है। लेकिन अब 100 रुपए प्रति लीटर जब से डीजल पहुंचा है उसके बाद से जो माल ढुलाई की तमाम चीज़ें हैं उनमें बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर क्योंकि डीजल के दाम बढ़े हैं, ऐसे में सब्जियों और फलों के दाम बढ़ना इससे जोड़कर देखा जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। समीर, ये सरकारी दावे हैं लेकिन अगर जमीनी हकीकत हम समझना चाहे, आप बताइए। आप दिल्ली की ओखला की थोक मंडी में मौजूद हैं, क्या कुछ हाल यहाँ पर है, क्या है सब्जियों के दाम? पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों का असर अब बाजार पर भी नजर आ रहा है। सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन यह असर कितना है, लोगों को कितना चुभ रहा है, ये जमीनी हकीकत जानने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के ओखला थोक सब्जी बाजार केंद्र में मौजूद हैं। यहाँ आप देखें तो प्याज, टमाटर, ये जो यहाँ पर थोक का भाव क्या है, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि जब ये रिटेल यानी कि खुदरा बाजार में जब यही सब्जियाँ पहुँचती हैं तो वो आपकी जेब पर कितना असर डालती हैं। अभी प्याज का थोक में क्या भाव है? 40 रुपए किलो है थोक में। 40 रुपए किलो रिटेल। और ये कौन सी क्वालिटी का प्याज है, कहाँ से मंगाते, कितना मंगाते? ये एमपी का प्याज है। अच्छा। और नासिक का भी आ रहा है, एमपी का आ रहा है, पुराना प्याज। हाँ। तो इसका थोक का भाव इस टाइम 1500-1400 रुपये है और रिटेल में 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। अच्छा। और सरकार कह रही है कि नहीं हमने तो काफ़ी महंगाई कंट्रोल कर रखी है। ये डीजल पेट्रोल से कम महंगाई है। माता जी, आप क्योंकि थोक बाजार में सामान खरीद रहे हैं, आपको तो उम्मीद होगी कि सस्ते में मिलेगा, ऐसा है कि नहीं? थोड़ा फर्क है, हाँ। बिकॉज इन आवर कॉलोनीज इट्स सेलिंग फॉर 80, 90, इवन 100 टोमेटो। यस। क्या कीमत है आलू का अभी, क्या भाव चल रहा है? 14 रुपये 16 रुपये किलो। ये थोक का है, ये रिटेल का है। अभी घड़ी के हिसाब से क्या भाव चल रहा है? 70-80 रुपये। 70-80 रुपये। क्या दाम है टमाटर का और क्या भाव आप लेकर के चल रहे हैं? 50 रुपये तो पीछे से लोडिंग है। पेट्रोल है, पेट्रोल लगा के वो यानी कि 100 यानी कि 1,20,000 रुपये किराया आ रहा है, पड़ रहा है। बैंगलोर से दिल्ली आने में 1 लाख एक ट्रक का 1,20,000 पीछे। अभी लगभग कितना ट्रक पहले माल आता था और पिछले 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में कितना फर्क आया है? फर्क तो पीछे 4 गाड़ी थी, इस टाइम 1 गाड़ी मंगाना पड़ रहा है, इतनी महंगाई ऊपर है पीछे। और अभी क्या भाव आप ये टमाटर का क्या भाव आप बेच रहे हैं? अब 50 रुपये खरीदे, पब्लिक मांग रहे हैं 50 रुपये देना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी। ये थोक का भाव है? ये थोक का भाव है 50 रुपये। जाहिर है खुदरा में तो, रिटेल में तो और भी। रिटेल में 80 से 90 हो गया। अच्छा, इसमें वैरायटी का यानी कि जो क्वालिटी है टमाटर की, उसका भी तो अलग अलग दाम का हिसाब पड़ता होगा? सर ये गिन्नारा का आप 80,000 भाड़ा है तो उनका क्वालिटी 50 से 55 है, बाकी बेंगलोर 60 से 65 है, यानी कि 300 से 50, 350 रुपये 5 किलो का रिपोजिशन हो गया है मंडी का। ठीक है, तो ये समीर दीक्षित थे, दिल्ली की थोक मंडी का जायजा आपको लेकर दिखा रहे थे। अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी शिवानी जो है वो मुंबई की थोक मंडी में यहाँ पर पहुंची, क्या कुछ उन्हें यहाँ पर देखने को मिला, सुनने को मिला व्यापारियों से, ये आपको दिखा देते हैं। मुंबई का एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों की मार खा रहे हैं, उसी बीच में सब्जी तरकारी जो कि रोजाना किचन का एक अहम हिस्सा है, उसके भी जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। इसी बीच में हम मुंबई के भायखला सब्जी मंडी में पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं कि किस तरह से आप देख पाएंगे कि सब्जियों के जो भाव हैं वो काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। आम आदमी की जेब पर एक बहुत बड़ा असर पेट्रोल डीजल की वजह से भी पड़ता नजर आ रहा है। सर, पहले कितने में प्याज लेते थे, अब क्या है भाव? पहले कितने रुपए में लेते थे? पहले 70 रुपये था। अभी कितना है? अभी 100 रुपये। तो मतलब कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा का कगार जो है बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे, सरकार को थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। सर, आलू, प्याज और कांदा तो हमेशा हर किसी की रसोई में होता है, कितना असर आप महसूस कर रहे हैं? अभी 30-40 टका का तो भाव बढ़ गया है इसे, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, प्लस अभी पेट्रोल भी बढ़ गया है, माल कम आ रहा है, आवक के कम आने से भाव बढ़ गया है।
10 दिनों में कितना फर्क हुआ है सब्जी में? 20-25% फर्क हुआ है। हाँ। क्या लगता है कि कब तक ये सिलसिला ऐसे चलने वाला है महंगाई का? बोल नहीं सकते, आवक बढ़ेगा तो कल भी हो सकता है। आवक बढ़ना मांगते हैं, मेन तो माल आना मांगते हैं मार्केट में ज़्यादा। अच्छा। ज़्यादा माल आएगा तो भाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन पहले कितना देते थे सर ट्रांसपोर्ट के लिए एक गाड़ी को, और अब कितना देना पड़ता है? अभी आधा से ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब डबल हो गया है ट्रांसपोर्टेशन। हाँ। तो यहाँ पर हमने सुना कि किस तरह से पहले के मुकाबले जो अब हैं ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, जिसकी वजह पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतें हैं, जो कि 10 दिनों से ज्यादा सुचारू रूप से प्रतिदिन 30 से 35 पैसे बढ़ती चली जा रही है। हालांकि यहाँ पर अभी भी लोगों को सरकार से उम्मीद है कि त्योहारों के सीजन में शायद कोई राहत मिले, लेकिन अभी भी कोई ऐसी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। देखना होगा कि दिवाली जो कि बिल्कुल नजदीक है, इसी बीच में मुंबई जैसे शहर में महंगाई का रेट और कितना ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, ये बढ़े हुए दाम जो हैं वो आम आदमी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। आपकी थाली से तमाम चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से एक तरफ जहां आम आदमी परेशान है, वहीं घर की गृहिणी भी अब इससे परेशान है। कृतिका मेरे साथ जुड़ गई हैं दादर मंडी से। कृतिका, हमने अपने दर्शकों को मुंबई की एक मंडी का जायजा दिखाया है, साथ ही साथ दिल्ली में भी थोक की मंडी में क्या कुछ भाव है वो चल रहे हैं। आप दादर की मंडी में मौजूद हैं, कुछ आम लोगों से बात करवाइए, उनका क्या कुछ ख्याल है यहाँ पर, क्योंकि त्योहारी सीजन है, इसलिए एक तरह से घर में तरह तरह के पकवान भी बनते हैं, लेकिन क्या ये बढ़े हुए दाम उनकी थाली से ये तमाम चीजें छीन रहे हैं? सर आप बता सकते हैं सब्जियों के दाम जो है वो 20% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। आप बाजार में जाइएगा और जब सब्जियां खरीदेंगे तो पिछले हफ्ते जो सब्जी आपको शायद 70 रुपए किलो या 60 रुपए किलो मिल रही थी, अब उसकी कीमत 80 से 90 रुपए किलो तक पहुंच गई है। खास तौर पर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले, या यूं कहे हर खाने में इस्तेमाल होने वाले प्याज और टमाटर के दाम भी अब धीरे धीरे आसमान छू रहे हैं। त्योहारी सीजन है, इसलिए आपके घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, तब आप अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं। लेकिन देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से पिछले 10 दिनों में धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, 100 रुपए प्रति लीटर के पार डीजल पहुंच गया है, और पेट्रोल तो पहले ही 100 का आंकड़ा पार कर चुका था। इसलिए अब लोडिंग पर जब असर पड़ता है, तब आपकी जो रोजमर्रा की ये खाने पीने के सामान है, फल और सब्जियां, इन दोनों के दाम में भी बढ़ोतरी नजर आती है। सरकार से उम्मीदें ढेरों हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी सरकारी आंकड़े कुछ भी कहे, जो थोक मंडी की तस्वीर है वो हमने आपको यहाँ पर दिखाई। और देखिए, इन बढ़ी हुई ईंधन की कीमतों पर वित्त मंत्रालय ने तमाम तरह के तर्क दिए हैं। रुचि भाटिया मेरे साथ, मेरी सहयोगी, ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। रुचि, वित्त मंत्रालय का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती जो है वो एक राजनीतिक फैसला है, दूसरी तरफ आम आदमी इस महंगाई से परेशान है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें ऑलमोस्ट 105 रुपए पर लीटर हो गई हैं, पर लगता है कॉमन मैन के लिए आने वाले दिनों में कोई भी रिलीफ नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्साइज ड्यूटी पे कट का कॉल एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा, एक पॉलिटिकल कॉल होगा। उसके अलावा सरकार को लगता है कि रेवेन्यू कंसिडरेशंस इस समय काफ़ी हाई हैं। अगर 1 रुपये भी फ्यूल एक्साइज ड्यूटी कट की जाए तो उसका एनुअल इम्पैक्ट 14,000 करोड़ रुपए है, और इस समय सरकार को अपना केपेक्स पुश करने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। दूसरा जो सरकार जो दूसरा रीज़न वो जो दे रहे हैं वो ये है कि जो फ्यूल का सीपीआई बास्केट में बहुत छोटा इम्पैक्ट होता है, खाली 6 से 7% वेटेज है, तो हाई फ्यूल प्राइसेस इन्फ्लेशन इम्पैक्ट नहीं करेंगे। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, अगर हम फूड को देखा जाए तो उसका सीपीआई बास्केट में ऑलमोस्ट 50% वेटेज है। इसलिए सरकार ने पिछले कई दिनों में काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, एक्साइज जो एडिबल ऑयल पे जो ड्यूटीज़ हैं उसको कम किया गया, स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगाए गए। तो ये सब स्टेप्स को लेके सरकार को लगता है कि ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का हम ऑलरेडी हिट ले चुके हैं फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर। इसलिए कोई भी ड्यूटी कट करना पेट्रोल प्राइसेस पे अभी सरकार के लिए, एटलीस्ट उनके फिस्कल पोजीशन के लिए एक काफ़ी टफ कॉल रहेगा। हालांकि काफ़ी
आरबीआई गवर्नर काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि ये कंपोनेंट भी देखने की ज़रूरत है, पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस समय हाथ बंधे हुए हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को एक बड़ी चुनौती बताया। न्यूयॉर्क में अपने एक इंटरव्यू में सीतारमण ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार नजर बनाए हुए है, लेकिन तेल की बढ़ती कीमत अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चलाई जा रही है और कुछ योजनाओं पर हालांकि ये असर डाल सकती है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने के लिए दिए गए प्रोत्साहन को वापस लेने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि पॉलिसी मेकर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश एक टिकाऊ ग्रोथ के रास्ते पर है। तो बात बाजार की कर लेते हैं। तो एक बार फिर बाजार नए रिकॉर्ड स्तर पर रहा। इंट्राडे में निफ्टी 18,500 के पार निकला, लेकिन क्लोजिंग उस स्तर से थोड़े नीचे हुई। बाजार का पूरा एक्शन मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई है। पूजा, बताइए बाजार में कल किस तरह का ट्रेंड दिखेगा और क्या स्ट्रैटेजी यहां पर किसी भी ट्रेडर को बनाकर जानी चाहिए? जी, आज तो निफ्टी रिकॉर्ड देखने को मिला बाजार में और निफ्टी भी रिकॉर्ड के साथ बंद हुआ। निफ्टी पहली बार इंट्राडे में 18,500 के पार निकला और मिड कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी 33,000 के पार ये इंडेक्स निकलता हुआ दिखाई दिया। आज क्लियर कंट्रीब्यूशन दिखा मेटल इंडेक्स से, जहां की 4% की मजबूती देखी गई है और इसके अलावा पावर और आईटी शेयर भी थे चुनिंदा, जहां पर से कि अच्छा सपोर्ट देखा गया है। अब आज से कुछ मिड कैप आईटी कंपनियों के नतीजे आना भी शुरू हो जाएंगे और उसके पहले हमने देखा कि मिड कैप आईटी शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिला था। और इसके अलावा बैंकिंग स्पेस में भी अच्छा एक्शन था। एचडीएफसी बैंक के शानदार नंबर्स आए थे। उसके बाद हमने देखा कि चुनिंदा बैंकिंग काउंटर में भी अच्छी तेजी देखी गई। अब कुछ मिड कैप बैंकों के जैसे आरबीएल के भी नंबर्स अब आने वाले हैं, तो उसके पहले मिड कैप बैंक जो बैंकिंग शेयर है वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी गेनर्स पर। तो यहाँ पर आज हिंडाल्को, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पर की तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं लगातार एक तेजी का मोमेंटम बरकरार है। लूजिंग साइड पे बात करेंगे तो आज आईटी पैक मजबूत था, लेकिन दूसरी तरफ एचसीएल टेक ट्रेंड के विपरीत आज कारोबार कर रहा था और एचसीएल टेक में आज हल्की कमजोरी देखने को मिल रही थी। उसके अलावा एमएनएम, एशियन पेंट्स और डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की आज कमजोरी देखी गई है। आज मेटल शेयरों ने आउट परफॉर्म किया है, जिसमें कि टॉप पर था आज हिंदुस्तान जिंक, करीब 12 से 13% की तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिली है। उसके बाद वेदांता, जिंदाल स्टेनलेस और हिंडाल्को, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। आईटी शेयरों में भी आज खरीदारी थी और स्पेशली मिड कैप आईटी जो शेयर थे वो आज काफी ज्यादा चल रहे थे। अब इसमें नेल्को, एनआईआईटी में भी अच्छी तेजी दिख रही थी। एलएनटी, इन्फोटेक जैसे शेयर्स भी आज चल रहे थे। इसके अलावा इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। और आखिर में बात करते हैं पावर शेयर। यहाँ पर भी लगातार जो तेजी का ट्रेंड है वो बना हुआ है। टाटा पावर में आज 10% से ऊपर की तेजी देखने को मिली। इसके बाद अदानी पावर, टोरेंट पावर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज के सेशन में अच्छा एक्शन था। ठीक है पूजा, एक और बात बताइए, एचयूएल, नेस्ले और एलएनटी, इन्फोटेक के नतीजे आज आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं ये नतीजे? जी, एचयूएल के नतीजों से हमारा अनुमान है कि आय में करीब 11% की बढ़त देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स में कमी आएगी, 25.1% से घटकर जो आंकड़े हैं वो 24%, 24.4% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। और मुनाफे में 10% की ग्रोथ का हमारा अनुमान है। जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, 6 से 7% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसमें अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो नॉन एसेंशियल की जो बिक्री है वहाँ पर तो अच्छा मोमेंटम दिखा है, लेकिन जो उनकी एसेंशियल सेगमेंट है वहाँ पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हाइजीन सेगमेंट में भी कमजोरी देखने का अनुमान है। और इनपुट कॉस्ट, जो बढ़ा हुआ इनपुट कॉस्ट है जिसमें कि पाम ऑयल, लैब, कॉस्टिक सोडा, इन सब के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो जो इनपुट कॉस्ट में दाम में बढ़त होगी उसका असर इस बार के मार्जिन में देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इनका होम केयर सेगमेंट है वहां से थोड़ा बहुत राहत देखने की उम्मीद की जा रही है। तो मोरलेस बात करें मिले जुले नंबर्स देखने को मिल सकते हैं एचयूएल के केस में। इसके अलावा एक और दिग्गज कंपनी नेस्ले के नंबर्स भी आने वाले हैं और यहाँ हमारा अनुमान है कि आय में करीब 9.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। मुनाफे में 6% की बढ़त रहेगी। मार्जिन्स
24% के आसपास स्टेबल रह सकते हैं। जो इनके बिक्री में जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल रहेगी। सप्लाई चेन में भी इन्होंने काफ़ी काम किया बेस ईयर के मुकाबले, तो उससे भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और दाम में भी बढ़ोतरी की है, प्राइस हाइक भी लिए हैं कुछ कंपनी ने, तो वहाँ से भी सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी कंपनी को जो झटका लग सकता है वो इनपुट कॉस्ट में जो बढ़त है उसकी वजह से लग सकता है। तो इनपुट कॉस्ट को लेकर क्या तरह के कमेंट्स आते हैं और मार्जिन पर क्या आउटलुक होता है, ये दोनों में ही HUL और नेस्ले दोनों में ही इंपॉर्टेंट होगा इस बार देखना। इसके अलावा अब बात करते हैं L&T इन्फोटेक की। तो ये मिड कैप IT कंपनी अपने नतीजे घोषित करने वाली है और यहाँ पर हमारा अनुमान है कि कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है क्रॉस करेंसी टर्म्स में 7% की बढ़त देखने को मिल सकती है। इनका जो वेरियस सेगमेंट है जिसमें कि एनर्जी, इंश्योरेंस और बैंकिंग, वहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने का हमारा अनुमान है। तो मार्जिन को तो सपोर्ट मिलेगा, आय से यहाँ पर राहत मिलेगी। आय में हमारा अनुमान है कि करीब करीब 3,700 करोड़ के आंकड़े इस बार देखने को मिल सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान है, लेकिन कंपनी ने हायरिंग में भी काफ़ी खर्च किया है और इन्वेस्टमेंट कुछ कारोबार में निवेश भी किया है, तो उससे कहीं ना कहीं मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन नज़र रहेगी डील विंस को लेकर क्या कमेंट्री आती है और BFSI और हाईटेक सेगमेंट को लेकर किस तरह के आउटलुक होते हैं L&T इन्फोटेक की तरफ से, इन सब पर हमारी नज़र रहेगी। ठीक है, शुक्रिया पूजा इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, केंद्र सरकार सब्सिडी के पुराने दौर में नहीं लौट सकती है, सिर्फ ज़रूरतमंदों को ही सरकार सब्सिडी देगी, ऐसा कहा हरदीप पुरी ने। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी यहाँ पर ज़्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। प्रकाश, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सरकार सब्सिडी की समीक्षा कर रही है, ऐसे में इसे किस तरह से देखा जाए और हरदीप पुरी का ये कहना कि पुराने दौर में नहीं लौट सकती है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, इस खबर को दो तरीके से समझिए। जो गवर्नमेंट सोर्सेस हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, उनका ये कहना है कि आपने LPG की बात की, लेकिन उस पर आने से पहले मैं पेट्रोल डीजल की बात कर लेता हूं। कंज्यूमर को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कब मिलेगी, ये मसले हैं जो हमारे सोर्सेस हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में। उनका ये कहना है कि वो वित्त मंत्रालय के साथ लगातार इस बात को लेकर टच में है कि पेट्रोल डीजल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उससे कंज्यूमर को तुरंत राहत देने की जरूरत है। एज ए नोडल मिनिस्ट्री पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार वित्त मंत्रालय से इस बात की मांग कर रहा है कि जो टैक्सेशन का इशू है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, राज्यों के साथ बातचीत की जाए। भले ये GST के दायरे में अभी ना आए, उसके बावजूद कोई ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है ताकि कंज्यूमर को राहत दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली नोडल मिनिस्ट्री होने की वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो कंज्यूमर को राहत दे। लिहाजा इस मसले पर चर्चा चल रही है और काफी गंभीरता से चर्चा चल रही है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि आखिर जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस है उस पर सरकार क्या कर रही है। सोर्स हमें बता रहे हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर कि OPEC प्लस देशों के साथ इस मसले पर चर्चा चल रही है कि $70 से ऊपर के जो भी प्राइसिंग लेवल होंगे वो भारत के लिए काफी मुश्किल है, लिहाजा कीमतों में कमी लाई जाए। और खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत जो है काफी बड़ा कंज्यूमर है क्रूड को देखते हुए, लिहाजा इसमें कमी लाने की जरूरत है। तीसरी बात जो कि आपने कही LPG को लेकर, उसमें हमें सोर्स ये बता रहे हैं कि क्योंकि पिछले 1 साल से LPG सब्सिडी जो है वो कंज्यूमर को पूरी मात्रा में नहीं दी जा रही है। जिन कुछ कंज्यूमर को मिल भी रही है वो पहाड़ी इलाकों के कंज्यूमर है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है और उनको भी सब्सिडी की जो रकम है वो 20 या 30 रुपए के आसपास मिल रही है। सवाल उठता है कि कंज्यूमर को सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस मसले पर सोर्स हमें ये बता रहे हैं कि इस मसले पर भी चर्चा चल रही है। सब्सिडी के पुराने मॉडल को अडॉप्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, जो जरूरतमंद है उनको सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन कितनी सब्सिडी दी जाएगी, कब से सब्सिडी दी जाएगी, इस मसले पर अभी चर्चा चल रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है, कीमतें बढ़ने की उम्मीद है, सर्दियों में कीमतें और बढ़ती हैं, लिहाजा हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर सरकार कुछ फैसला ले और कंज्यूमर को सब्सिडी की रकम जो है मिले। लेकिन कुल मिलाकर प्रकाश, आने वाले दिनों में क्या आप स्थिति में बदलाव होता देखते हैं? क्योंकि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट लगता है। कोई तो क्राइटेरिया सरकार को यहाँ पर फिक्स करना होगा सब्सिडी देने के लिए भी।
ठीक है प्रकाश, दोबारा आपसे संपर्क साधने की, क्या आप मुझे, चलिए प्रकाश से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश हम यहां पर करेंगे। सब्सिडी की समीक्षा हालांकि सरकार यहां पर कर रही है। एक और अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, कोरोना संकट से उबरने के बाद रियल एस्टेट मार्केट में अब जोरदार रौनक देखने को मिल रही है। कई कंपनियों ने रिकॉर्ड बुकिंग के आंकड़े दर्ज किए हैं। नवरात्रि के दौरान भी ये तेजी बरकरार रही और मुंबई में हर रोज तकरीबन 400 घर रोज खरीदे जा रहे हैं। बेंगलुरु, दिल्ली और दूसरे शहरों में भी घरों की बिक्री में तेजी आई है। रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कैसा रुझान रहेगा, मेरे साथ एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी और अजमेरा रियलिटी के डायरेक्टर धवल अजमेरा जो है, उनसे हमने कुछ देर पहले यहाँ पर बातचीत की थी। क्या कुछ उनका कहना है आपको सुना देते हैं। जैसे मार्केट चलता गया, टाइम पीरियड चलता गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट गया। फिर उसके बाद सेकेंड वेव आई। हमने सोचा कि अब सेकेंड वेव के बाद ये शायद मार्केट अब टूटेगा, बट मार्केट उसी तेजी से वापस आया है सारी सिटीज के लिए। जो 6-7 सिटीज हैं, बड़ी सिटीज, सारी सिटीज के लिए उसमें एमएमआर को कुछ ज्यादा ही बेनिफिट मिला है, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट ने स्टैंप ड्यूटी का रिडक्शन दिया था, उसकी वजह से होम बायर बहुत तेजी से इसके अंदर आया है। एंड अभी ऐसे लगता है कि अगले 2-3 साल तक ये काफी स्ट्रॉन्ग चलेगा। होम लोन रेट कम है, मिलेनियल्स बहुत खरीदना चाह रहे हैं इस टाइम पे, कंप्लीटेड प्रॉपर्टी पे बड़ी डिमांड चल रही है, लोग बड़े घर खरीदना चाह रहे हैं, बेटर लोकेशन पे खरीदना चाह रहे हैं, प्लॉटेड सेल बहुत चल रही है, वीकेंड होम्स बहुत चल रहे हैं इस टाइम पे, एंड गुड क्वालिटी डेवलपर्स। हमको भी पहले ऐसे लगा, जब भी लास्ट ईयर जब ये सेल काफी अच्छा हुआ, तभी हमको लगा शायद ये पेंट अप डिमांड है, और देन आफ्टर दिवाली, लास्ट ईयर दिवाली के बाद शायद स्लो डाउन आ जाएगा। और डेफिनेटली ये था कि जब स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था, उसके बाद तो डेफिनेटली स्लो डाउन होगा। बट फिर भी आज की तारीख में भी हम जो ये मंथ ऑन मंथ डिमांड देख रहे हैं, मंथ ऑन मंथ सेल्स अगर हमारे पर्सनल देखे या डेवलपर्स का देखे, उनसे ये मुझे अभी पेंट अप नहीं दिखता, बट रियल डिमांड दिख रहा है। और उस हिसाब से जो जिस तरह से ये चल रहा है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगले जिस तरह से अभी क्या हो गया है, एमएमआर में जिस तरह से डिमांड उठा है, सडनली एक ऐसे लगता है कि लोगों को हाउस, एक घर की इम्पोर्टेंस, और उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज भी आप अगर देखें, बॉम्बे में एमएमआर में मेट्रो रेल, मोनो रेल, कोस्टल रोड, वो सारे के इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी के लिए बस मेरे साथ है इतना ही। दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला ET Now स्वदेश पर लगातार जारी है। नमस्कार।